जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है पीएफ स्टडी। मैं हूं पंकज फौजदार और आप देख रहे हैं पीएफ स्टडी। शिक्षा जगत से जुड़ करके देश निर्माण करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भावी सरकारी अध्यापकों। और आज की इस बेहतरीन सी क्लास में 4 चांद लगा सकते हैं आप हमारी क्लास को लाइक करके भावी सरकारी अध्यापकों। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूं आपके लिए बेहतरीन से क्वेश्चंस लाने की, सितारा बिंदु क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आता हूं भावी सरकारी अध्यापकों। और आप अपनी एडवाइस मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर के दे सकते हैं। आज की इस क्लास के बारे में बता दें, हमारा टारगेट रहेगा 130 प्लस स्कोर करने का भावी सरकारी अध्यापकों। हम आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस करेंगे कि लगभग 15 क्वेश्चन, और शिक्षा शास्त्र के करेंगे लगभग 15 क्वेश्चन भावी सरकारी अध्यापकों। ये क्लास इंपोर्टेंट रहेगी हमारी सीटेट 2023 के लिए, बहुत बेहतरीन। और हमारे यूपी टेट डी भी, और हमारा जो आर टेट जो रीट का एग्जाम होता है उसके लिए भावी सरकारी अध्यापकों। तो चलो करते हैं स्टार्ट इस क्लास को भावी सरकारी अध्यापकों बिना देरी किए। आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है ये, जो कहता है कि चेतन ब्रह्म एक और अद्वितीय जगत का कारण है। उपर्युक्त पद में विशेषण आपको चुनाव करना है भावी सरकारी अध्यापकों कि इसमें विशेषण क्या होगा। चेतन ब्रह्म एक और अद्वितीय जगत का कारण है, यहाँ पर विशेषण क्या चेतन होगा या ब्रह्म होगा या फिर जगत होगा या फिर कारण होगा भावी सरकारी अध्यापकों। क्या होगा हमारा सही और सटीक आंसर? स्टार लगाना इस क्वेश्चन को भावी सरकारी अध्यापकों। देखो यहाँ बात की जाए विशेषण की, तो विशेषण किसी शब्द विशेष की विशेषता बताता है भावी सरकारी अध्यापकों। क्या बताता है? विशेषता बताता है। और यहाँ ब्रह्म जो है वो हमारा विशेष्य है, और उसकी विशेषता बता रहा है चेतन शब्द। क्या बता रहा है? चेतन हमारी विशेषता बता रहा है कि ब्रह्म कैसा है, चेतन ब्रह्म है भावी सरकारी अध्यापकों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समूह के संग्रह से कार्य की अधिसत्ता दृष्टिगोचर होती है। रेखांकित पद में आपको क्या बताना है? समास बताना है भावी सरकारी अध्यापकों कि इसमें कौन सा समास होगा। और अधिसत्ता आपके सामने क्या है? अंडरलाइन किया हुआ है। अव्ययी भाव समास होगा, कर्मधारय समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, या फिर तत्पुरुष समास होगा भावी सरकारी अध्यापकों। यहाँ आपको बताना है सही और सटीक आंसर क्या होगा भावी सरकारी अध्यापकों। जैसा कि आपको पता है, किसी शब्द के आगे कोई शब्द लग जाता है, जैसे अधि अपि परि लग जाता है, तो ये जो उपसर्ग होते हैं भावी सरकारी अध्यापकों, इनका प्रयोग किया जाता है हमारा अव्ययी भाव समास में। और आपका सही आंसर क्या होगा भावी सरकारी अध्यापकों? अव्ययी भाव ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल आपका सही आंसर। आगे चले, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उष्णता जिसको अंडरलाइन किया हुआ है, आदि दूध से दही बनाने में सहायक मात्र होते हैं। रेखांकित पद का विलोम शब्द आपको बताना है भावी सरकारी अध्यापकों। और 2 लगाना है स्पेस स्टार भावी सरकारी अध्यापकों, डबल स्टार लगाना है इस क्वेश्चन पर, क्योंकि उष्णता का आपको बताना है भावी सरकारी अध्यापकों क्या होगा विलोम शब्द भावी सरकारी अध्यापकों। क्या तरावट होगा, या शीतलता होगा, या मंदता होगा, या फिर ठंडा होगा? चुनाव करना होगा सही और सटीक आंसर का भावी सरकारी अध्यापकों। देखो उष्णता बोलते हैं हम गर्मी को, किसको बोलते हैं? गर्मी को। जहां अधिक गर्मी पड़ती है तो जैसे बोलते हैं कि राजस्थान का जो मौसम है बहुत उष्ण है। क्या है? उष्ण है। अगर बात किया जैसे अब आपने पढ़ा होगा कि मॉनसून यहाँ की क्षेत्र की अगर बात किया तो कैसा क्षेत्र में आता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो उष्णता बात की जाती है, वो गर्मी के लिए बात की जाती है भावी सरकारी अध्यापकों। और उसका चुनाव करना होगा आपको क्या? विलोम शब्द। याद रखना, तत्सम का विलोम तत्सम होता है, तद्भव का विलोम तद्भव होता है। और उष्णता के विलोम की अगर बात की जाए तो आप सोच रहे हो क्या ठंडा हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। मंदता बिल्कुल नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे शीतलता हो सकता है, शीतलता भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा तरावट भावी सरकारी अध्यापकों। क्या होगा? तरावट। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है भावी सरकारी अध्यापकों वो बिल्कुल ही सही सटीक आंसर होगा। उष्णता का विलोम शब्द होता है तरावट। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। दूध दही के रूप में परिणित होता है, वाक्य में विशेष आपको बताना है। यहां चुनाव करना है भावी सरकारी अध्यापकों आपको विशेष का, कि विशेष क्या होगा? दूध होगा, दही होगा, रूप होगा, या फिर परिणत होगा भावी सरकारी अध्यापकों। क्या होगा आपका सही और सटीक आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, दूध दही के रूप में परिणत होता है, वाक्य में विशेष आपको चुनाव करना है भावी सरकारी अध्यापकों। देखो दूध दही के रूप में, कौन? दूध जो है दही के रूप में, किसके रूप में? दही के रूप में। तो दही की विशेषता बता रहा है दूध भावी सरकारी अध्यापकों। याद रखना, यहां हमारा विशेष क्या हो जाएगा? दही हमारा विशेष हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है भावी सरकारी अध्यापकों,
वही हमारा विशेष्य होता है, और जो शब्द विशेषता बताता है वो हमारा विशेषण होता है। इस बेसिक सी जानकारी को आप याद रखना, स्टार लगाना, और आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भावी सरकारी अध्यापकों, जो कहता है कि आपकी पूर्वोत्तर युक्ति युक्ति युक्त नहीं है। आपकी पूर्वोत्तर जो युक्ति है वो युक्ति युक्त नहीं है। रेखांकित पद में संधि विच्छेद आपको करना है भावी सरकारी अध्यापकों, और संधि का नाम बताना है। और यहाँ पर आपका जो रेखांकित है वो है पूर्वोत्तर भावी सरकारी अध्यापकों, यहाँ अंडरलाइन करना मैं भूल गया। चुनाव करना होगा आपको सही आंसर। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपसे कहता है पू धन रवोत्तर और वृद्धि संधि होगी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपसे कहता है पूर्व धन उत्तर और इसमें गुण संधि होगी। सी ऑप्शन आपसे कहता है पूर्व धन उत्तर और इसमें गुण संधि बता रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपसे कहता है पूर्व धन उत्तर, इसमें वृद्धि संधि बता रहा है। देखो भावी सरकारी अध्यापकों, यहाँ आपको सोच समझ करके आंसर लगाना है। अगर आपने संधियों को अच्छे तरीके से करा है तो आप इसको बिल्कुल सही कर दोगे। देखो यहाँ बात की जाए पूर्व उत्तर, इसका सही संधि विच्छेद होगा पूर्व धन उत्तर। पूर्व धन उत्तर और अधन उ मिलकर के क्या बना लेंगे भावी सरकारी अध्यापकों, ओ बना लेंगे भावी सरकारी अध्यापकों, याद रखना। और इसमें संधि की अगर बात की जाए तो इसमें गुण स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि इसमें हो जाएगी भावी सरकारी अध्यापकों। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगती इसमें पूर्व में, याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों। ये तीनों ही गलत हो जाएंगे, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है। क्या अर्थ होता है सूरज को दीपक दिखाना, सूरज की आरती करना, व्रत और पूजन करना, रास्ता बताना, या फिर श्रेष्ठ के बारे में कुछ कहना। देखो सूरज को दीपक दिखाना, जो खुद में ही इतना प्रकाशमान रहता है उसको और प्रकाश दिखा करके क्या करोगे आप, समझे। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है कि श्रेष्ठ के बारे में कुछ कहना। श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है, उसकी जो श्रेष्ठता के जो गुण होते हैं जग जाहिर होते हैं भावी सरकारी अध्यापकों। जैसे महात्मा गांधी जी में क्या है, अहिंसा का जो गुण है। अगर इसमें एक और सीडीपी का क्वेश्चन याद आ गया, अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी में जो गुण है अहिंसा वाला वो किस में आएगा, तो याद रखना वो कॉर्डिनल में आएगा। किस में आएगा, कार्डिनल में आएगा, नॉर्मल में नहीं आएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चले अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक आपको बताना है भावी सरकारी अध्यापकों। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, संबंध कारक होगा, अपादान होगा, कारण होगा और संप्रदान होगा। देखो हम किसी स्थान विशेष को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं, अलगाव के भाव में हमेशा हमारा कौन सा होगा, अपादान होगा। याद रखना विच्छेद के भाव में हमेशा कौन सा होगा, अपादान होगा हमारा। जब एक स्थान से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, जयपुर को छोड़ करके दिल्ली जा रहे हैं, तो आपका कौन सा हो जाएगा, अपादान हो जाएगा भावी सरकारी अध्यापकों। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, रवि ने कल आगरा में ताजमहल देखा। वाक्य में कल क्या है, क्या कल संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, सकर्मक क्रिया है, या फिर अव्यय है। याद रखना, लगाना होगा आपको सही और सटीक आंसर। ऑप्शन को थोड़ा सा सोचना समझना विचार करना, तब जाकर के आंसर लगाना। कि रवि ने कल आगरा में ताजमहल को देखा। किसको देखा, ताजमहल को देखा। कब देखा, कल देखा। क्या कल कोई संज्ञा होती है, संज्ञा है क्या कल, कल कोई संज्ञा नहीं है भावी सरकारी अध्यापकों, ना ही सकर्मक क्रिया है, ये एक अव्यय पद है भावी सरकारी अध्यापकों। कल का परिवर्तन नहीं होता है, कल कल ही रहता है। इसके शब्द में कल नहीं होगा, ओ की मात्रा उ की मात्रा कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। ये क्या होता है, एक अव्यय पद होता है भावी सरकारी अध्यापकों, एक निपात होता है। याद रखना, स्टार लगाना क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने भावी सरकारी अध्यापकों कि कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती है। बिल्कुल सत्य बात है, कठोर परिश्रम आपको करना ही होगा, चाहे वो आपका सीटेट हो। मान लो आज आप सीटेट पास कर जाओगे, लेकिन आपको जहां भी जाकर के एक और कंपटीशन का एग्जाम देना होगा, चाहे वो केबीएस हो गया, DSSS हो गया, चाहे आपका सुपर टेट हो गया, चाहे आपका रीट हो गया, चाहे आपका हरियाणा में होने वाला जो सुपर टेट हो गया, तो इन सभी में आपको मेन एग्जाम देना ही पड़ेगा। कठोर परिश्रम आपको करना ही पड़ेगा भावी सरकारी अध्यापकों। इस संदेश की व्यंजक उक्ति इनमें से कौन सी है, बालू से तेल निकालना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, जिन खोजा तिन पाइए गहरे पानी पैठ, 9 दिन चले 2.5 कोस। देखो कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती है भावी सरकारी अध्यापकों। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, और याद रखना इसका सही आंसर की अगर बात की जाए
तो आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा, जिन खोजा तिन पाइए गहरे पानी पे, कठिन परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती है। भावी सरकारी अध्यापकों, बालू से तेल निकालना नहीं होगा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया नहीं होगा, 9 दिन चले अढ़ाई कोस बहुत धीमी गति होना, ये बिल्कुल गलत होगा भावी सरकारी अध्यापकों। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा, जिन खोजा तिन पाइए गहरे पानी पेट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मिश्र वाक्य का चुनाव करना होगा भावी सरकारी अध्यापकों को। यहाँ पर तनिक मंदिर गया, सॉरी तनिक नहीं नितिन है, नितिन मंदिर गया और दर्शन करके लौट आया। विवाह ने श्रम को किया, विवाह ने श्रम परिश्रम तो किया परंतु सफल नहीं हो। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग एरर है कि विवाह ने परिश्रम तो किया परंतु सफल नहीं हो पाई। परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य हो जाओगे। शाम होते ही मैं चल पड़ा। थोड़ा सा यहाँ पर विवाह ने परिश्रम तो किया परंतु सफल नहीं हो पाई, इसको थोड़ा सा ऐसे करके पढ़ना भावी सरकारी अध्यापकों। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि इनमें से आपको चुनाव करना है, मिश्र वाक्य कौन सा होगा। देखो यहां पर अगर बात किया है, नितिन मंदिर गया दर्शन करके लौट आया, दो अलग वाक्य एक संयोजक से जुड़े हैं, तो ये हमारा मिश्र वाक्य नहीं होगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा भावी सरकारी अध्यापकों। विवाह ने परिश्रम तो किया परंतु सफल नहीं हो पाई, ये भी हमारा मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। परिश्रम करोगे तो सफल हो अवश्य हो जाओगे, जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है भावी सरकारी अध्यापकों। परिश्रम करोगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क रह जाएगा कि तो क्या होगा भाइयों, परिश्रम करेंगे तो क्या होगा, आप सफल हो जाओगे भावी सरकारी अध्यापकों। मिश्र वाक्य कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। भाषा शिक्षक के रूप में आप यहाँ पर जो है शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन आ चुके हैं। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, या फिर बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। देखो भाषा शिक्षक के रूप में आप हमेशा बच्चों के अनुभवों को महत्व देंगे, उनके विचारों की जो उत्सुकता है उसको जगाएंगे, उनके अंदर के जो भाव है विचार है उनको भाषा के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करोगे। ना ही पाठ्य पुस्तक पर बल दोगे, ना ही प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ना ही ड्राइंग बनवाएंगे। याद रखना आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानेंगे, महत्व देंगे। हमारी कक्षा कौन सी है, बहुभाषिक है, मल्टी लैंग्वेज हमारी क्लास है, और आप उसमें किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानेंगे या महत्व देंगे। बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य को आप महत्व देंगे, या फिर कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण बनाएंगे, या फिर कला के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता दिखाएंगे भावी सरकारी अध्यापकों। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है और आपको लगाना होगा सही और सटीक आंसर भावी सरकारी अध्यापकों, जिसमें बहुभाषा से संबंधित हमारा क्वेश्चन है भावी सरकारी अध्यापकों। देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। सबसे कम महत्व आप किसको देंगे, वो चीज आपको देखनी है भावी सरकारी अध्यापकों, सबसे कम महत्व। देखो कला के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक जो संदर्भ होते हैं उनके प्रति संवेदनशील रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे भावी सरकारी अध्यापकों। हम कम महत्वपूर्ण वालों को देखेंगे, संवेदनशीलता होगी हमारी, लेकिन 12वें क्वेश्चन के हिसाब से हमको सबसे बेकार जो होगा वो चीज देखनी है। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध प्रिंट समृद्ध माहौल या फिर समृद्ध वातावरण निर्माण करेंगे, बिल्कुल करेंगे भावी सरकारी अध्यापकों। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य के द्वारा पढ़ाओगे, बिल्कुल बाल साहित्य बहुत जरूरी होता है, याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों। बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो 1 होगा ना, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा, क्योंकि हमसे सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है। कला के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति हम संवेदनशील रहेंगे, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री को समृद्ध वातावरण देंगे, और विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ाएंगे। ये तीनों ही पॉजिटिव होते हैं भावी सरकारी अध्यापकों, याद रखना। बहुभाषिक कक्षा के लिए आपका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है भावी सरकारी अध्यापकों, और भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को आप स्थान देंगे। केवल कहानी अथवा कविताओं को, विदेशी साहित्यों की रचनाओं को, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, या फिर जो प्रत्यय
प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। देखो प्राथमिक स्तर की अगर बात की जा रही है भावी सरकारी अध्यापकों, जहां पर आपको फर्स्ट से लेकर के 5th क्लास तक के बच्चे मिलते हैं, उनमें अगर बात की जाए तो देखो विदेशी साहित्य की रचनाओं को पढ़ा करके कोई मतलब नहीं है। हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र है, अगर आप इसमें जर्मन लैंग्वेज पढ़ा दोगे, फ्रेंसिस लैंग्वेज पढ़ा दोगे, तो कोई मतलब की नहीं है, कोई काम की नहीं है। केवल कहानियों पर आधारित हम रह नहीं सकते, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हम शिक्षा देंगे नहीं। तो आपका ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर जो सी है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कहता है ऐसी रचनाएं देंगे जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी होंगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? हिंदी भाषा का अगर आपको करना है मूल्यांकन भावी सरकारी अध्यापकों, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप किसको मानेंगे? व्याकरणिक नियमों को, सीखने की क्षमता के आकलन को, काव्यों के सौंदर्य को, या फिर निबंध लिखने की योग्यता? सही आंसर का चुनाव करना होगा भावी सरकारी अध्यापकों। आपको इस क्वेश्चन में कौन सा होगा हमारा सही और सटीक आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है भावी सरकारी अध्यापकों। तो देखो व्याकरणिक नियमों को महत्वपूर्ण मानेंगे, या फिर सीखने की क्षमता को, या फिर काव्य सौंदर्य को, या फिर निबंध को? देखो हिंदी भाषा का मूल्यांकन हमको करना है व्याकरणिक नियम, काव्य सौंदर्य और निबंध लिखने की योग्यता। इन सभी से कहीं ज्यादा बेहतर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है, सीखने की क्षमता का आकलन करेंगे भावी सरकारी अध्यापकों। आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय आप क्या करोगे? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। देखो यहाँ बात की जाए कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, इससे तो आप सीधे सीधे उनको यही फील करा दोगे ना, उनको दिखाई नहीं देता है, या फिर उनकी कहीं ना कहीं उन पे आप ज्यादा ही दया भावना दिखा रहे हो, ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करेंगे तो गलत बात हो जाएगी ना, उनको भी अधिकार है सब गतिविधियों में शामिल होने का। उन्हें कक्षा कक्ष में अलग से बैठाएंगे ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। देखो हमारी समावेशी शिक्षा की यहाँ पर अवहेलना हो जाएगी, क्या है उनका समावेशी शिक्षा का अवहेलना होगा, तिरस्कार हो जाएगा। समावेशी शिक्षा कहती है चाहे बच्चा किसी भी पीएच कैटेगरी का हो, उन सभी बच्चों को समावेशी कक्षा में नॉर्मल बच्चों के साथ में क्या है पढ़ाना चाहिए। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल होगा, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे अगर बच्चा दृष्टिबाधित है, देखने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, विद्यार्थियों के माध्यम से नहीं होता है आदर्श वाचन नहीं होता है, अनुकरण वाचन नहीं होता है, सामूहिक वाचन नहीं होता है, या फिर मौन वाचन नहीं होता है। देखो विद्यार्थियों के माध्यम से कौन सा वाचन नहीं होगा? यहाँ बात की जाए मौन वाचन, चुपचाप से अगर बच्चा ज्ञान को उसके अर्थ को ग्रहण करते हुए पढ़ रहा है तो मौन वाचन कर सकता है। अनुकरण वाचन की अगर बात की जाए तो बच्चे बिल्कुल कर सकते हैं, शिक्षक पढ़ा रहा है और बच्चे और उसका अनुकरण कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। सामूहिक वाचन बिल्कुल छुट्टी के टाइम पे तो जोर जोर से बोल करके सामूहिक वाचन ही किया जाता है भावी सरकारी अध्यापकों। यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा आदर्श वाचन। शिक्षक हमारे आदर्श होते हैं और शिक्षकों के द्वारा ही आदर्श वाचन किया जाता है, विद्यार्थियों द्वारा नहीं किया जाता। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही है भावी सरकारी अध्यापकों, तो क्लास को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें भावी सरकारी अध्यापकों, जिससे मुझे भी थोड़ा सा क्या है मोटिवेशन मिले। आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आज की इस क्लास में ज्यादा नहीं बस 10 से 15 लाइक दे दे मेरे को, वो मेरे लिए क्या है आज की क्लास की अपनी क्या है भरपाई हो जाएगी। समझ लूंगा कि आपने जो एक तरीके से मोटिवेशन मेरे को दे दिया भावी सरकारी अध्यापकों, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। निबंध शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी विधि है? निबंध शिक्षण अगर हमको कराना है तो उसमें सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? मंत्रणा विधि होगी, संवाद विधि होगी, कथा वस्तु विधि होगी, या फिर चित्र प्रदर्शन विधि होगी? अगर हमको निबंध शिक्षण कराना है, निबंध कैसे लिखते हैं उसके बारे में अगर शिक्षण कराना है भावी सरकारी अध्यापकों, तो हमारी सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाएगी भावी सरकारी अध्यापकों? देखो निबंध लिखने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि हम किस चीज के बारे में निबंध लिख रहे हैं। जैसे हम लाल किले के बारे में निबंध लिख रहे हैं, तो लाल किले के बारे में हमको क्या है पहले बच्चे को सारी चीजें बता देनी चाहिए कि भाई लाल किले में ये है। अगर बच्चे पे हम गाय पे निबंध लिखवा रहे हैं तो गाय के बारे में बच्चे को जानकारी करा देनी चाहिए कि भाई गाय के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, 2 सींग होते हैं, 2 कान होते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। और ये जानकारी किसके माध्यम से होती है? मंत्रणा के माध्यम से। किसके माध्यम से होगी? जब आप और विद्यार्थी दोनों आपस में मंत्रणा करेंगे कि सर हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं हम गाय के बारे में, कि सर हमारी गाय क्या है
चारा खाती है, कोई बोलेगा नहीं साहब हमारी गाय तो क्या है बाजरे का चारा खाती है, इसकी गाय जो है ज्वार वाला चारा खाती है। तो इस तरीके से बच्चों में क्या है मंत्रणा होगी, और मंत्रणा विधि के माध्यम से ही क्या है ज्यादा से ज्यादा बच्चों से क्या है वाक्य निकल करके आएंगे, वाक्य निर्माण कर सकेंगे। उनमें मस्तिष्क उद्वेलन विधि का क्या है प्रयोग होगा। बच्चा बोलेगा नहीं मेरी गाय तो ऐसे खाती है, मेरी बकरी ये खाती है। समझ रहे हो ना भावी सरकारी अध्यापकों में क्या कहना चाहता हूँ। मंत्रणा विधि के माध्यम से निबंध शिक्षण की जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वो मानी जाती है मंत्रणा विधि। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, रस का आस्वादन मतलब रसास्वादन अगर हमको करना है निम्नलिखित में से होता है में से किससे होगा, या फिर ऐसा समझ सकते हैं आप, थोड़ी सी मिस प्रिंट है। रसास्वादन के लिए निम्न में से कौन सी जो अच्छा शिक्षण होगा, गद्य शिक्षण में करते हैं अपन रसास्वादन, या फिर पद्य शिक्षण में, नाटक शिक्षण में, या फिर अनुवाद शिक्षण में। भावी सरकारी अध्यापकों सही आंसर आपको करना होगा भावी सरकारी अध्यापकों कि रसास्वादन निम्नलिखित में से किस में होता है, गद्य शिक्षण में होगा, पद्य शिक्षण में होगा, या फिर नाटक शिक्षण में होगा, या फिर अनुवाद शिक्षण में होगा। देखो रसास्वादन कहाँ होता है, रस की अनुभूति आप कहाँ करते हो, कविताओं में करते हो। कविताएं नाटक में होती हैं क्या, नहीं होती। अनुवाद में भी नहीं होती, गद्यांशों में गद्य शिक्षण में भी नहीं होती। कहाँ होती है, पद्य शिक्षण का भाग होती है हमारी कविताएं। कविताएं हो गई, कवितावली हो गई कि चंदा मामा दूर के, ऐसे करके। आज ही मैंने ये कहानी क्या है जो कविता है बच्चों को सुनाई है, तो इस वजह से मेरे को याद है भावी सरकारी अध्यापकों। तो पद्य शिक्षण में क्या होता है, रसास्वादन होता है, रस का आस्वादन किया जाता है। आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भावी सरकारी अध्यापकों, बालक की अभिसारी चिंतन का जो बालक में जो अभिसारी चिंतन का विकास करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है भावी सरकारी अध्यापकों, कौन से चिंतन का, अभिसारी चिंतन का। याद रखना कन्वर्जेंट थिंकिंग का डेवलपमेंट अगर बच्चे में हमको करना है भावी सरकारी अध्यापकों, बालक में अभिसारी चिंतन का विकास करना है, तो अभिसारी चिंतन से संबंधित हमारी कौन सी विधि होती है। अभिसारी चिंतन आपके सामने आ गया तो सीधे आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। निगमन विधि होती है, आगमन विधि होती है, संवाद विधि होती है, या फिर भंडारकर विधि होती है भावी सरकारी अध्यापकों। बालक में अभिसारी चिंतन का विकास किस किस विधि से होता है भावी सरकारी अध्यापकों, किस विधि से होता है अभिसारी चिंतन का विकास। देखो जहां बात की जाएगी अपसारी चिंतन की, किसकी, अपसारी चिंतन की जहां हम बात करते हैं भावी सरकारी अध्यापकों, उसका संबंध होता है आगमन विधि से। किससे होता है, आगमन विधि से, जिसमें हम बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स हम बोलते हैं भावी सरकारी अध्यापकों। तो अपसारी चिंतन होता है, अपसारी चिंतन संबंधित होता है आगमन विधि से, भंडारकर विधि से नहीं होता है, संवाद विधि से नहीं होता है भावी सरकारी अध्यापकों। और इस क्वेश्चन की बात की जाए कि अभिसारी चिंतन का विकास किससे होगा, तो वो होगा निगमन विधि से भावी सरकारी अध्यापकों। ये बिल्कुल आगमन विधि के उल्टा चलती है, जहां आगमन विधि कहती है आउट ऑफ द बॉक्स, निगमन विधि बिल्कुल उसका उल्टा चलेगी भावी सरकारी अध्यापकों। तो अभिसारी चिंतन का संबंध किससे होगा, निगमन विधि से होगा। अभिसारी जो चिंतन का संबंध किससे होगा, बुद्धि से होगा। अभिसारी चिंतन का संबंध किससे होगा, प्रतिभाशाली बच्चे से होगा। याद रखना प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है उसमें अभिसारी चिंतन पाया जाएगा। बुद्धि में अगर आपसे पूछ ले तो क्या पाया जाएगा, उसमें आपका अभिसारी चिंतन पाया जाएगा भावी सरकारी अध्यापकों। इन दोनों को याद रखना। और इनका संबंध किससे होगा, निगमन विधि से होगा भावी सरकारी अध्यापकों। जहां आगमन विधि की बात की जाएगी कि कौन सा चिंतन पाया जाएगा, इसमें अपसारी चिंतन पाया जाएगा भावी सरकारी अध्यापकों। और अपसारी चिंतन किस में पाया जाएगा, सृजनात्मकता में पाया जाएगा भावी सरकारी अध्यापकों। याद रखना सृजनात्मकता में क्या पाया जाएगा, जो अपसारी चिंतन पाया जाएगा। एक औसत बच्चे में भी अपसारी चिंतन पाया जा सकता है, सृजनात्मक क्या है, सृजनात्मकता पाई जाती है। इसको भी याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों। इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए इसका सही आंसर क्या होगा, अपसारी चिंतन कहां पाया जाएगा हमको, निगमन विधि में। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, अपसारी चिंतन का विकास किससे होगा, निगमन विधि से होगा। स्टार लगाना इस क्वेश्चन को भावी सरकारी अध्यापकों, जो ऑप्शन नंबर ए है आपका सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो निम्नलिखित में से अनुकरण विधि का भेद कौन सा नहीं है, कौन सा भेद जो है अनुकरण विधि का नहीं लगाना होगा आपको सही और सटीक आंसर। लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण, रचना अनुकरण और भाव अनुकरण। अनुकरण हम किस चीज का नहीं कर सकते हैं, किस चीज का हम दोहरान इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि मान लो मैंने किसी चीज को लिखा, किसी चीज को छापा, किसी चीज को बोला, उस चीज को आप नहीं कर सकते। तो आप किस चीज का जो है अनुकरण नहीं कर सकते, तो मेरी कॉपी आप किस चीज की नहीं कर सकते हैं भावी सरकारी अध्यापकों, वो आपको बताना होगा। कि आप लेखन की कॉपी नहीं कर सकती, मैं कर सकते हैं। मैंने किसी चीज का जो है लेख लिखा, किसी वाक्य का या फिर किसी
टॉपिक पे जाके मैंने क्या है एक लेख लिखा भावी सरकारी अध्यापक, क्या आप उसको नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। उच्चारण का दोहरान बिल्कुल कर सकते हैं, रचना का अनुकरण बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन भावों का अनुकरण नहीं किया जा सकता भावी सरकारी अध्यापकों। जो भाव मेरे अंदर से निकलते हैं वो आपके अंदर से नहीं निकल सकते, जो आपके अंदर से निकलते हैं वो मेरे अंदर से नहीं निकल सकते। जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा भावी सरकारी अध्यापकों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्याख्यान विधि का गुण नहीं है। व्याख्यान विधि का गुण क्या नहीं है? शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधि, शिक्षक केंद्रित विधि, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है, सबसे कम खर्चीली विधि। व्याख्यान विधि का गुण कौन सा नहीं है भावी सरकारी अध्यापकों? जो व्याख्यान विधि का दोष है वो आपको बताना है भावी सरकारी अध्यापकों कि क्या होता है व्याख्यान विधि का दोष। देखो यहाँ ऊपर ऑप्शन नंबर 1 से चलें कि शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधि, यह बिल्कुल सत्य बात है। व्याख्यान विधि शिक्षण में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है, लेकिन कहां की जाती है उस चीज को बताऊंगा मैं। शिक्षक केंद्रित विधि है, बिल्कुल सही बात है, शिक्षक केंद्रित विधि है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है, यह बात इसके बारे में बिल्कुल ही गलत होगी भावी सरकारी अध्यापकों। सबसे कम खर्चीली विधि है, ये बात भी बिल्कुल सही है। देखो व्याख्यान विधि के बारे में अगर बताऊं तो ये उच्च स्तर की विधि है। कॉलेज लेवल पर, स्कूल लेवल पर भी अगर बात की जाए तो 9th क्लास के बाद में ये कहीं ना कहीं स्टार्ट जाके होती है, किसी किसी चैप्टर का व्याख्यान करा देते हैं अपन। लेकिन यहाँ बात की जाए कॉलेज स्तर पर सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाती है व्याख्यान, जो लेक्चर हम बोलते हैं भावी सरकारी अध्यापकों, लेक्चर मेथड जो होता है हमारा, शिक्षण में सर्वाधिक काम में ली जाती है और शिक्षक सेंटर्ड होती है, टीचर सेंटर्ड ये विधि होती है भावी सरकारी अध्यापकों। क्योंकि बच्चों का इसमें कोई रोल नहीं होता है, टीचर आता है अपने जो लेख लिख करके लाता है भावी सरकारी अध्यापकों, उसको बच्चों के सामने क्या है बोल करके चला जाता है सीधा सीधा। प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती है, क्योंकि अगर टीचर सीधा सीधा आया और पन्ने पर जो लिख के लाया उसको बोल करके चला गया तो बच्चों के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। और सबसे कम खर्चीली विधि होती है भावी सरकारी अध्यापकों। क्यों खर्चीली होती है? क्योंकि इसमें सहायक सामग्री की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, सहायक सामग्री की जरूरत इसमें नहीं होती है भावी सरकारी अध्यापकों। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है भावी सरकारी अध्यापकों, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही आंसर हो जाता है भावी सरकारी अध्यापकों। इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना भावी सरकारी अध्यापकों। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना इस चीज को भावी सरकारी अध्यापकों। जब ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेंगे तो आप सच बता रहा हूं याद ही करेंगे इस चीज को कि क्वेश्चन कराए तो थे गुरुजी ने, लेकिन हमने ध्यान से किए नहीं। कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है मेरे को, थोड़ा सा तो है, ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा तो है, उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूं भावी सरकारी अध्यापकों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है, मूल्यांकन योग्यता नियंत्रण की व्यवस्था है जिसमें शिक्षण एवं रिक्त स्थान अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच की जाती है, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? यहाँ पर ये रिक्त स्थान नहीं होगा, शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया की, ये रिक्त स्थान यहाँ पर नहीं होगा भावी सरकारी अध्यापकों। इसको कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे वापस से कि मूल्यांकन योग्यता नियंत्रण की व्यवस्था है जिसमें, मूल्यांकन योग्यता के बारे में बात की जा रही है, जिसमें शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच की जाती है। ये कथन किसका होगा? ब्लूम और फील्ड का और मोफात का, शिक्षा आयोग का, या फिर रेमर्स एवं गैज का? सही आंसर आपको चुनाव करना होगा भावी सरकारी अध्यापकों। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है और चुनाव करना है सही और सटीक आंसर कि किसका होगा ये जो स्टेटमेंट है भावी सरकारी अध्यापकों। देखो मूल्यांकन योग्यता नियंत्रण की व्यवस्था है जिसमें शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया पर प्रभावशीलता से जांच की जाती है भावी सरकारी अध्यापकों। ये ब्लूम एंड फील्ड का ये स्टेटमेंट है भावी सरकारी अध्यापकों। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो आप इस स्टेटमेंट को अपनी में। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्नलिखित में से नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण किस विधि से नहीं कराया जा सकता? व्यक्तिगत अभ्यास विधि से, सामूहिक उपचार विधि से, निराकरण विधि से, या फिर निदानात्मक विधि से? उपचारात्मक शिक्षण हमको कराना है भावी सरकारी अध्यापकों। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है और चुनाव करना होगा सही और सटीक आंसर का। देखो जहां बात करें उपचारात्मक शिक्षण की, जिसमें हम उपचार कर रहे होते हैं शिक्षण के माध्यम से, देखो व्यक्तिगत अभ्यास विधि, व्यक्तिगत अगर किसी एक दो स्टूडेंट को क्या है दिक्कत आ रही है, किसी रीडिंग स्केल में, राइटिंग स्केल में दिक्कत आ रही है, तो उन एक दो स्टूडेंट का क्या है व्यक्तिगत रूप से क्या है अभ्यास कराया जा सकता है। सामूहिक रूप से उपचार कराया जा सकता है, जैसे कि अगर बात की जाए किसी क्षेत्र विशेष में दिक्कत होती है कि जो हा हिरन होता है, जो हा हल होता है उसको सा बोलते हैं,
जैसे अगर की बात की जाए बोले समन अगर बोले तो वो उसको समन को समन न बोल के हमन बोलते हैं। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही भावी सरकारी अध्यापकों तो हम सामूहिक रूप से उपचार करा सकते हैं उस चीज का भावी सरकारी अध्यापकों, सामूहिक उपचार विधि के माध्यम से, निराकरण विधि के माध्यम से किसी समस्या का निराकरण किया जा सकता है। लेकिन बात की जाए निदानात्मक विधि से, निदानात्मक विधि से किसी जो बच्चे में जो दोष होते हैं उनके कारणों का पता लगता है, किसी जो दोष होते हैं बच्चे में उनके कारणों का पता चलता है भावी सरकारी अध्यापकों कि समस्या के कारण क्या है। अगर किसी बच्चे में उच्चारण संबंधी दोष है, लेखन संबंधी दोष है या फिर पठन संबंधी दोष है तो उनके कारणों का पता लगाया जाएगा कि किन कारणों से क्या है इसमें दोष आ रहे हैं। उस दोष की जानकारी के लिए हम निदान करते हैं भावी सरकारी अध्यापकों। यहां हमसे पूछा है उपचारात्मक शिक्षण, तो आपका निदान भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे नहीं में पूछा है। उपचारात्मक शिक्षण विधि निम्नलिखित में से नहीं है। कौन सी नहीं होती है? निदानात्मक विधि नहीं होती है भावी सरकारी अध्यापकों। आपका जो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही और सटीक हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि उसकी पूर्ति करता है तो वो क्या कहलाएगा? इस क्वेश्चन को आज की जो हमारी सीडीपी की क्लास हुई है भावी सरकारी अध्यापकों उस क्लास में भी इस क्वेश्चन को किया है हमने और वापस से रिपीट आपके लिए इस क्लास में हो गया है। तो ये अच्छी बात है अगर अच्छे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो। वैध परीक्षण कहेंगे, विश्वसनीय परीक्षण कहेंगे, वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहेंगे या फिर विषय परक परीक्षण कहेंगे। यहां बात की जाए आपके सही और सटीक आंसर की, देखो जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है अगर उसकी पूर्ति कर रहे हैं, वो उद्देश्य की पूर्ति अगर परीक्षण कर रहा है तो उसको बोलेंगे वैध परीक्षण। कौन सा बोलेंगे? वैध परीक्षण उसको बोलेंगे भावी सरकारी अध्यापकों। क्या बोलेंगे? वैध परीक्षण बोलेंगे। याद रखना इस चीज को थोड़ा सा कि वैधता किसको बोलते हैं। जहां बात की जाए विश्वसनीयता की तो अगर कोई परीक्षण विश्वास करने योग्य है, विश्वास करने योग्य जो गुण अगर वो दर्शा रहा है तो उसको विश्वसनीयता बोलेंगे। वस्तुनिष्ठता की अगर बात की जाए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पेपर में ऐसा होता है अगर एक प्रश्न का एक निश्चित ही उत्तर है, एक प्रश्न का एक निश्चित ही उत्तर है भावी सरकारी अध्यापकों। जैसे बात की जाए राजस्थान की राजधानी जयपुर है, अगर आप इस प्रश्न को जब तक नहीं बदलेंगे, राजस्थान की जगह उत्तर प्रदेश नहीं करेंगे तब तक इसके जो अंकन है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जब तक इस प्रश्न को कुछ इस तरीके से ही पढ़ेंगे राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है, तो इसका क्या है आप कहीं पे भी जाकर के जानकारी करा सकते हो इसकी कि राजस्थान की राजधानी तो जयपुर ही मिलेगी। अब इसको चाहे मैं चेक करूं चाहे आप चेक करो, इसके क्या है अंकन समान ही होगा भावी सरकारी अध्यापकों। इसको बोला जाएगा वस्तुनिष्ठता। याद रखना इस चीज को थोड़ी सी। और इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इसको बोलेंगे हम वैध परीक्षण। याद रखना। आगे चलते हैं, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नील पत्र का उद्देश्य क्या होता है? नील पत्र जो होता है हमारा ब्लूप्रिंट जो होता है जिसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट भावी सरकारी अध्यापकों, किसी पेपर या किसी जैसे अब बात की जाए जैसे अभी हुए हमारे जो ऐसे हुए, ऐसे मतलब सबमेटिव असेसमेंट हुए जो थर्ड हुए। अब इन ऐसे 3 की तैयारी करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ा? ब्लूप्रिंट बनाना पड़ा, नील पत्र तैयार करना पड़ा कि किस तरीके से हमको बच्चों के ऐसे 3 लेने, सबमेटिव असेसमेंट जो थर्ड होते हैं वो लेने भावी सरकारी अध्यापकों। तो हमको एक क्या बनाना पड़ा? ब्लूप्रिंट बनाना पड़ा। और उसी के बारे में आपको बताना है कि उसके उद्देश्य क्या होते हैं। शिक्षण उद्देश्यों को अंक भार देना, विषय वस्तु को अंक भार देना, प्रश्नों का जो है अंक भार देना, या फिर आपका उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा भावी सरकारी अध्यापकों। यहां बात की जाए सही और सटीक आंसर की तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है। इसमें नील पत्र में या फिर ब्लूप्रिंट में हम क्या तैयार करते हैं? उद्देश्य रखते हैं। शिक्षण के जो उद्देश्य होंगे उनको अंक भार देंगे, विषय वस्तु के जो होगी उसको अंक भार देंगे और प्रश्नों का जो अंक भार होगा उसको भी अंक भार देंगे भावी सरकारी अध्यापकों। इसमें सभी एक तरीके से जो सारी चीजें उसमें ब्लूप्रिंट में तैयार कर ली जाती है भावी सरकारी अध्यापकों। एक तरीके से कच्चा काम उसमें तैयार कर लिया जाता है। यहाँ आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। अगर आपको आज की इस क्लास के क्वेश्चंस अच्छे लगे हो भावी सरकारी अध्यापकों तो आप बिना सोचे समझे इस क्लास को लाइक करें। उम्मीद कर रहा हूं आपसे मैं 10 से 15 लाइक इस क्लास में कम से कम होने चाहिए भावी सरकारी अध्यापकों, नहीं तो मेरा क्या है मोटिवेशन डाउन होता चला जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरा बहुत कम रुचि होती है कि मैं इग्नोर भी कर देता हूँ एक दो बार के क्लास बनाऊं नहीं बनाऊं क्या करूं, जैसे पेपर वगैरह होते हैं तो नहीं बना पाता, लेकिन फिर अंदर से बोलता है कि यार नहीं बना ले, कोई बात नहीं, जैसा है कोई बात नहीं, भावी सरकारी अध्यापक है सब समझते हैं। तो आप उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि 10 से 15 लाइक इस क्लास में मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिले तो कोई बात नहीं, 10-15 तो होने चाहिए। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, और क्लास को जो है लाइक करना मत भूलना भावी सरकारी अध्यापकों, और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। आप मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बने रहिए आप पीएफ स्टडी के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में।